माननीय कुलगुरू आणि मंचावर उपस्थित असलेले सर्वजण, या कार्यशाळेला मला बोलवलं म्हणून सर्वप्रथम मी विद्यापीठाचे आभार मानतो. नुकताच तुम्हाला माहीत झालेलं आहे की नुकताच आपले माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मराठी भाषेला राज्यभाषेचा दर्जा दिलेला आहे. आणखी मला फार अभिनंदन करायचं असं वाटतं विद्यापीठाचं की आत्ताच्या या कोर्समध्ये मराठी भाषेच्या अभ्यासासाठी म्हणून ज्या काही आवश्यक लिपी असतात त्यापैकी मोडी आणि सकल लिपीचं अंतर्भाव या कार्यशाळेमध्ये करण्यात आलेला आहे. म्हणून मला सर्वप्रथम खूप आनंद झालेला आहे. महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आणि ऐतिहासिक बाबतीमध्ये जर आपण विचार केला तर आपल्याला भाषेचं आणि लिपीचं महत्त्व फार मोठ्या प्रमाणात असलेलं आपल्याला दिसून येतं. त्यापैकी मोडी या भाषेचं, मोडी या लिपीचं फार मोठं वैशिष्ट्य आपल्याला जाणवतं. साधारणपणे 16व्या शतकापासून सुरू झालेली ही मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेली लिपी मराठ्यांचा जो पौरुषाचा इतिहास आहे तो इतिहास या लिपीमध्ये बद्ध झालेला आपल्याला दिसतो. आणि कालांतराने ही लुप्त झाली. 1950च्या सुमारास ही लिपी लुप्त झाली किंवा शालेय अभ्यासक्रमातून काढून टाकली. त्यामुळे ह्याचा अभ्यास आधुनिक महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना त्यांना फार अवघडून बसलेला आहे. या निमित्ताने, या कोर्सच्या निमित्ताने मला ही लिपी शिकवता येईल आणि तुम्हाला या आपल्या या सगळ्या मराठी संस्कृतीचा अभ्यास करता येईल. त्या लिपीमध्ये जो काही भाषा मराठीच आहे या लिपीची, पण जो ह्या लिपीचा जो अडथळा आहे तो जर आपण ह्या लिपीने जर पार केला तर आपण फार मोठ्या प्रमाणात संशोधन करू शकू अशी मला आशा आहे. पुढचे 8 दिवस मी तुम्हाला इथे मोडी लिपीच्या बाबतीत काही प्रायमरी शिकवणार आहे, काही प्राथमिक गोष्टी तुम्हाला मी शिकवणार आहे. 8 दिवसामध्ये काही तुम्ही परिपूर्ण मोडी लिपीमध्ये तयार होऊ शकणार नाही, पण ही लिपी नेमकी काय आहे आणि ह्याच्यामध्ये कोणता इतिहास दडलेला आहे एवढी जरी उत्सुकता तुम्हाला चालवली गेली तरी या कोर्सचं, या कार्यशाळेचं महत्त्व मी सफल झालं असं मी समजतो. 8 दिवस पुढचे मी तुम्हाला हे शिकवणारच आहे. जास्त काही मी तुमचा वेळ घेत नाही. मी इथंच थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. यानंतर दुसरे विशेषज्ञ आहेत योगेश्वर ग्रंथालय व हस्तलिखित नागपूर येथील संचालक नितीनराज बारकर सर. यांनी देखील आम्हाला उद्बोधन करावे अशी त्यांना विनंती करते. या ठिकाणी कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठातील उपस्थित कुलगुरू, उपस्थित सर्व मान्यवर सर्वांना या ठिकाणी धन्यवाद करतो. उपस्थित सर्व विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी धन्यवाद करतो. सरांनी आता सांगितलेलं आहे की मराठी भाषेच्या संबंधाने संशोधनासाठी उपयुक्त असलेल्या ज्या लिप्या आहेत त्या लिप्यांची जाणीव येत्या आपल्याला 8 दिवसामध्ये या ठिकाणी करून घ्यायची आहे. आणि त्या संबंधाने सकळ लिपीचं योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. सरांनी आता मोडी लिपीचा उल्लेख केला आणि 16व्या शतकातली आहे, तसं सकळ लिपी ही 13व्या शतकातली आहे. आणि काही लिप्यांची जी उद्दिष्ट असतात, या लिप्या निर्माण होण्याच्या पाठीमागे काही उद्दिष्ट आहेत. मगाशी कीर्तिकांत शर्मा सर आणि आम्ही सोबत बसलेलो असताना त्यांनी असं सांगितलं की काही लिप्या या अहंकारापोटी निर्माण झाल्या की मला वाटलं मी त्याच्या लिपीत का लिहावं, माझी स्वतंत्र लिपी असावी. अर्थात कुठल्याही लिपी, कुठल्याही कारणोद्भव कार्याला कुठलं तरी कारण असतं आणि या 8 दिवसामध्ये त्या लिप्यांची निर्मिती होण्यापाठीमागचं नेमकं कारण काय होतं, या लिपीची नेमकी वैशिष्ट्य काय आहे, या लिपीतून आपल्याला नेमका कोणत्या संशोधनाचा आपल्याला पायंडा रस्ता येऊ शकतो, या दृष्टीनं येत्या समोरील काही दिवसामध्ये आपण चर्चा करणार आहोत. आणि सूचनेनुसार अधिक वेळ घेणं अपेक्षित नाही, म्हणून या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद सर. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित असलेले कीर्तिकांत शर्मा सर. सर्वप्रथम मी त्यांचा संक्षिप्त स्वरूपात परिचय करून देते आणि त्यानंतर त्यांनी उद्बोधन करावे अशी मी त्यांना विनंती करते.
IGNCA नवी दिल्ली येथे संपादक म्हणून ते कार्यरत होते व तिथूनच ते सेवानिवृत्त झाले आहेत. तेथे त्यांनी हस्तलिखितांचा लिपींचा प्रचार व जोपासनेचे कार्य त्यांनी विपुल प्रमाणात केले आहे. शारदा, ब्राह्मी इत्यादी लिपींचे ते तज्ज्ञ आहेत. तसेच सध्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिक स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज अँड डिस्पोरा येथे भारतीय ज्ञान परंपरेवर आधारित एका शोध प्रकल्पाचे ते संशोधन अधिकारी म्हणून देखील सध्या कार्यरत आहेत. तर त्यांनी आम्हाला उद्बोधन करावे अशी त्यांना विनंती करते. चिंतामणि जैन जी और सभी जोशी जी, प्रोफेसर जोशी जी, हमारे बहुत ही प्रिय देवानंद शुक्ल जी। बहुत समय से मुझे तो ध्यान भी नहीं था कि आप यहाँ हैं, और पता तो हुआ था लेकिन आते समय कोई ध्यान नहीं था। एकदम दर्शन करके मैं सोचा मुझे ध्यान होते भी ध्यान नहीं आया। तो सभी को मेरा और उपस्थित सभी अभ्यर्थीगण सभी को अभिवादन। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं बहुत वर्ष पहले 7-8 वर्ष पहले लगभग आया होगा यहाँ पर। तभी शारदा की कार्यशाला की थी, और इसी तरह से इस बार कई लिपियों की कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। तो बड़े ही प्रसन्नता का विषय है, और बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि मुझे पुनः यहाँ स्मरण किया। इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ आप सभी का। तो बहुत ही आनंद आ रहा है। तो हम आज इस कार्यशाला में पांडुलिपियों और लिपियों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें पांडुलिपियों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि जितना भी हमारा भारतीय संस्कृति का ज्ञान है वो सभी पांडुलिपियों में ही भरा पड़ा है। और ये पांडुलिपियां बहुत समय से हमारे पुस्तकालयों में, ग्रंथालयों में रखी हुई हैं, लेकिन उनका अध्ययन अध्यापन बहुत ही मंद गति से चल रहा था। मैं देखता था कि अधिकतर दक्षिण भारत के लोग ही अधिकतर इनका उपयोग करते थे। उत्तर भारत में तो लोग जानते भी नहीं थे। ये स्थिति थी जब मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आया था सन 87 में, 1987। तो मैं भी पांडुलिपि को जानता ही नहीं था क्या होता है पांडुलिपि, क्या चीज है। मैं समझता था जैसे देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं ऐसे ही कोई लिपि होगी पांडुलिपि भी। लेकिन जब मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आया तो वहाँ सबसे पहले मुझे नाट्य शास्त्र की कुछ पांडुलिपि थी, उनकी माइक्रोफिल्म देखने को मिली थी। हमारी जो महोदया थी कपिलावास सिंह जी, उन्होंने वो डॉक्टर CR स्वामीनाथन जी को दी। उन्होंने मुझे दी कि देखो इसमें क्या है। तो उसका मैंने प्रिंट आउट निकाल के जब देखा तो नाट्य शास्त्र को पहले तो पढ़ने के लिए थोड़ी सी कठिनाई हुई, क्योंकि वो नेवारी लिपि में थी। नेवारी नेपाल की लिपि है, तो हम तो लिपि वगैरह ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन नेवारी लिपि में कुछ देवनागरी के अक्षर भी समान होते हैं और कुछ बंगला। बंगला मैंने बनारस में थोड़ा बहुत देखी थी और पढ़ी थी, तो इसलिए ध्यान था। तो उसको देख करके मैंने उसको पढ़ना प्रारंभ किया। उसके ऊपर अक्षरों पर पेंसिल से लिखता रहा और उसमें नाट्य शास्त्र आ गया शुरू।
तो नाट्य शास्त्र मैंने सोचा शायद उसी से संबंधित होगा, और पुस्तकालय में जाके नाट्य शास्त्र की पुस्तक ले आया मैं और देखा तो क्यों का क्यों नहीं। तो नेवारी लिपि सीखने का मुझे अकस्मात ही ऐसा अवसर आया कि उसी के माध्यम से नेवारी लिपि सीख ली मैंने। यहाँ तो हम आपको सिखाने के लिए आए हैं, लेकिन हमें ऐसे ही सीखने का अवसर मिलेगा। और ऐसे ही उसके बाद काण्व शतपथ ब्राह्मण का संपादन का कार्य चल रहा था मद्रास में, तो वहां पर कुछ मैन्युस्क्रिप्ट ग्रंथ की भी थी, कुछ तेलुगु की भी थी, कई लिपियों में थी। तो वहां वैसे हम तो देवनागरी का ही कार्य कर रहे थे, जो कि 2 मैन्युस्क्रिप्ट पुणे की थी, एक शायद विक्रम कॉलेज की थी और एक भंडार करके थी या कहाँ की थी, 2 पांडुलिपि थी। देवनागरी का ही पाठ भेद कर रहे थे, कोलेशन। तो उसी बीच में ही वहां रह करके हमने तमिल का अभ्यास करने का प्रयास किया। तो हमारे जो अधिकारी थे डॉक्टर स्वामीनाथन जी, उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुम्हारे काम नहीं आएगी ये। मैंने कहा अच्छा, तो कोई बात नहीं है। उन्होंने वहीं कुप्पू स्वामी रिसर्च इंस्टीट्यूट से एक ग्रंथ की गीता ला करके दी, और वो गीता में मैंने पेज पलट करके देखा कि भाई कहाँ से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आरंभ होता है, बस देख करके और वो पढ़ना शुरू किया, ग्रंथ लिपि सीख ली। तो इसी तरह से गीता के माध्यम से अपनी जो पठित पुस्तक हो उसके माध्यम से सीखने में बड़ी सुविधा रहती है। तो मैंने ग्रंथ लिपि वहाँ आराम से सीखी। उसके बाद मलयालम में देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती लेकर के मलयालम की सीख ली। तो ऐसे ही सभी लिपियों का मैंने अभ्यास किया, और वो अभ्यास आज तक मेरे कार्य आ रहा है कि मुझे लिपियों का पढ़ने पढ़ाने का ही काम हो गया। अपने विषय से भी मैं दूर हो गया, जो मेरा मुख्य विषय था वो विषय भी मैं भूल ही गया समझिए जैसे। तो पांडुलिपि के ही क्षेत्र में मुझे कार्य का अवसर मिला, और यहाँ भी पहले शारदा लिपि पढ़ाने के लिए आया मैं। तो लिपियों को सीखना भी वैसे कोई कठिन नहीं है, पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। मैं पढ़ाते समय उस समय भी शायद गीता मैंने दी थी, अगर ध्यान हो तो मैं जो भी लिपि पढ़ाता हूँ उसकी गीता जरूर देता हूँ, जिससे आप आगे अभ्यास करते रहेंगे तो लिपि कभी भूलेंगे नहीं। अगर कार्य छोड़ भी देंगे तो धीरे धीरे वो 2-4 दिन अभ्यास से आ जाती है। तो इस तरह से पांडुलिपियों को पढ़ने के लिए लिपि का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें जब अपनी ज्ञान राशि का अध्ययन करना है तो पांडुलिपियों में अभी भी बहुत सारी ज्ञान की हमारी राशि पड़ी हुई है। वैसे बहुत राशि अंग्रेजों ने हमारी ही उस ज्ञान राशि को अपने नाम से प्रकाशित भी किया। कितने हमारे भास्कराचार्य, आर्यभट्ट इत्यादि विद्वानों ने वराहमिहिर ने जो किए थे कार्य, उन्हें अपने ग्रंथों में लिखे थे, उन्हीं को अपने नाम से उन्होंने बहुत सारा गणित का विषय भी और इन चीजों का पेटेंट कर लिया, बहुत सारी चीजों का। अब जैसे उनकी प्राय विदेशियों की यही एक वो थी आदत कि हमारी चीजें नहीं सिर्फ सब पांडुलिपियां विदेशों में गई, और उन्हीं में से अच्छा छांट करके उन्होंने प्रकाशित किया है। तो वो अपने नाम से कि जी हमने ये आविष्कार किया। जैसे कुछ समय पूर्व आपने सुना होगा कौन एक ऋषि राय था ना, जिसने व्याकरण का के एक सूत्र के ऊपर के जी वो मैंने पढ़ने के लिए उसको वही मैंने डिसाइफर कर दिया, जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। तो सब कार्य हमारे यहाँ हो चुके थे, और वो हमारे यहाँ पांडुलिपियों में थे सभी चीजें, और हमारे विद्वान अभी भी कर रहे हैं। एक से एक विद्वान है, एक वो व्यक्ति के ब्रिज में पहुंच गया तो सारा उसने रिसर्च कर लिया। यहाँ अभी भी विद्वान है ऐसे ऐसे के जो क्या अणु भी नहीं होगा वो व्यक्ति, लेकिन बस विदेश से किया है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, ये चीज फॉरेन रिटर्न है, जो बाहर से चीज आ रही है उसका इतना महत्व है, और हमारे घर में सब कुछ है लेकिन उसका महत्व नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, जैसे घर का जोगी जोगना आन गांव का सिर, जो हमारे घर में है उसका महत्व हम नहीं समझते थे, कितना ही बड़ा विद्वान, लेकिन विदेश से कोई आ जाता है उसका महत्व। और हम हर चीज की तुलना विदेश से करते हैं। क्यों? हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, हमें अपने ही उससे तुलना करनी चाहिए। जो भी कुछ करना है विदेशों से नहीं करनी चाहिए। सारा ज्ञान हमारे यहाँ है, इतना ज्ञान कहीं है ही नहीं। हमारे यहाँ जितना भंडार है विश्व में किसी भी भाषा में इतना भंडार नहीं है। हमारे तो आप पोस्ट ग्रंथों को देखिए ना,
बड़े बड़े शब्द कल्पद्रुम वगैरह, वाचस्पत्यम, इतने बड़े बड़े कोश हैं। हमारी व्याकरण की धातु में देखिए, एक एक धातु से कितने सारे शब्द बनते हैं। तो एक एक धातु से ही समझ लो हजारों लाखों शब्द बन जाएंगे। तो हमारे यहाँ का जो कोश है, भंडार है, ज्ञान का भंडार है, वो इतना है कि कोई कमी नहीं है। हमारी पांडुलिपियों में इतना भंडार भरा पड़ा है, उसको आप लोग अगर पढ़ेंगे, और उस पर आजकल तो रिसर्च का कार्य उस पर शुरू हो गया, शोध प्रबंध लोग लिखने लगे हैं। विषय आरंभ में जब मैं आया था IGNCA में, तो पांडुलिपि पर कोई शोध कराता नहीं था हमारे उधर। दक्षिण में तो कुछ चलता भी था और बनारस में भी कहीं नहीं था कुछ, लेकिन इधर उत्तर भारत में प्राय नहीं होता था। मैंने बहुत निवेदन किया दिल्ली विश्वविद्यालय में, रमेश भारद्वाज जी थे, उनसे कहा, भेजा मैंने एक व्यक्ति को, बोले हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में इसको शोध नहीं मानते। इनकी क्यों? कि ये तो एक लिखी हुई पुस्तक है, उसको आप टाइप करके छाप दीजिए, तो आप करके दिखाइए। पांडुलिपियों में कितनी अशुद्धियां हैं, उनको शोधन करना पड़ता है। तो उसके शोधन में कितनी समस्याएं आती हैं, इसको वही जानेगा जो व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि पांडुलिपि विद्वानों ने जिसने भी कोई ग्रंथ बनाया, रचना की, तो एक प्रति जो लिखी गई उनके द्वारा वो तो शुद्ध है, लेकिन उसके बाद हमारे विद्वान लिखते कम थे, लेकिन कंठस्थ बहुत है। कंठस्थ की परंपरा में देखता था, विद्यापीठ में डॉक्टर रामकृष्ण पांडे जी थे, वेरी सरकार काव्य शास्त्र के अनेकों ग्रंथों को कंठ बोलते चले जाते। तो प्राय पुराने विद्वान सभी को कंठस्थ रहता था। आज हम पेपर देख करके पढ़ते हैं, बोलना जो है वो पेपर पत्र पढ़ने का बड़ा महत्व है। हमारे विद्वान कभी भी पत्र देख करके नहीं पढ़ा करते थे, कंठस्थ बोलते थे, जो भी होता था सब कुछ। भागवत का कंठस्थ प्रवचन होता था। आज तो सब चीजों के नोट्स बने हुए होते हैं, ये स्थिति हो रही है। तो इतना ज्ञान का भंडार हमारे सब इन पांडुलिपियों में भरा हुआ है, हमारे जो पूर्वजों ने लिखा है। तो उसकी एक प्रति शुद्ध होती थी, उसके बाद उसकी प्रतिलिपि करने के लिए लेखक होते थे, लिपिकार जिनको कहते थे, और इधर शायद लहिया कहते हैं उनको, लहिया गुजरात में भी कहते हैं, इधर भी शायद कहते होंगे इसी तरह से। तो वो लोग लिखते थे, तो उसका एक कार्य था। हमारे यहाँ की कायस्थ जो है वो लिपिकार की कायस्थ, इसीलिए कैथी भी लिपि है एक बिहार में, जो लिपिकारों के लिए होती थी, वो लिखते थे उसमें कैथी लिपि में। तो इसलिए वो लोग जो लिखते थे वो संस्कृत के विद्वान नहीं होते थे, तो उनमें बहुत सारी त्रुटियां होती थी लिखने में। क्यों? क्योंकि गुरुजी बैठे हुए हैं, तो उनसे पूछ लेते थे गुरुजी ये क्या लिखा है। अच्छा, विद्वानों का लेख भी थोड़ा सुंदर नहीं होता था, तो फिर कम लिखते थे, तो इस कारण से भी ये सारी समस्याएं होती थी। तो पांडुलिपियों को पढ़ने में भी कठिनाई होती थी उनको, लिखने वाले लिपिकारों को। तो इस कारण से उनमें बहुत सारी त्रुटियां हो जाती थी। गुरुजी हैं तो उनसे पूछ लिया, कभी वो चले गए लघु शंका के लिए, भोजन करने के लिए, पानी पीने के लिए जरा भी उठ गए, तो वो सोचते रहते थे भाई हमारा तो कई पेज लिखने का नुकसान हो जाएगा, जल्दी से लिख दो जो भी समझ में आ रहा है। मक्षिका स्थाने मक्षिका पाता, ऐसी आकृति बनी हुई है, बस वो आकृति बना। तो इस कारण से उनको पढ़ना भी कठिन हो जाता है पांडुलिपियों को। फिर और भी बहुत सारी समस्याएं आती थी, तो जब आपको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे उसमें कैसे कैसे दोष होते थे। तो इस तरह की कमियां होने के कारण से उनमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, उनको शुद्ध करना आसान नहीं होता है। कोई अक्षर का लोप हो गया, कोई अक्षर बढ़ गया, कोई पंक्ति की पंक्ति पूरी भूल गए, और कोई एक पंक्ति को दोबारा लिख गए। तो इन सब चीजों का निर्णय करना पड़ता है कि पाठ क्या है, मूल पाठ क्या है लेखक का। उस चीज को निकालने के लिए हमें सोचने समझने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। श्लोक है तो उसमें छंदस शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, ऐसे ही उसमें क्या नाम है व्याकरण शास्त्र का भी, कि पद शुद्ध है या अशुद्ध है वो भी देखना पड़ता है। फिर विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए कि प्रसंगवश यहाँ पर क्या है, तो वो भी आवश्यक होता है, क्योंकि प्रकरण क्या चल रहा है और वहां पर वो शब्द क्या है। अब जैसे विष्णु कृष्ण राम एक ही के रूप हैं, लेकिन वहाँ कुछ चीजों के आधार पर वहाँ कुछ का कुछ शब्द लिखा हुआ है, राम लिखा है, लेकिन वहाँ वो कृष्ण से ज्यादा संबंध है, तो वहाँ हमें कृष्ण को ठीक से करना होगा।
तो पांडुलिपियों में जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं उनको हल करने में इतना आसान नहीं है। जैसा वहां उन्होंने कह दिया कि ये लिखी हुई पुस्तक है, उसको हम बस प्रिंट कर देंगे, टाइप करके, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भी बहुत कठिन कार्य है। तो अब आकर के वैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में भी वो लोग करा रहे हैं और विद्यापीठ में तो खैर बहुत समय से भी चल रहा है, क्योंकि वहाँ तो लोग भी इस पर रुचि लेते थे। तो इसी तरह से इधर के क्षेत्र में बहुत पहले से कार्य चल रहा है, बहुत अच्छा भी चल रहा है और ये बहुत ही अच्छा ही है। बहुत समय ज़्यादा नहीं होगा, मैं चर्चा तो बहुत हो जाएगी और भी कार्य होना है। तो इस तरह से पांडुलिपियों का बड़ा ही महत्व है हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में। और पांडुलिपियों को पढ़ने के लिए लिपियों का भी बहुत महत्व है। बिना लिपि ज्ञान के हम पांडुलिपियों को नहीं पढ़ सकते। कुछ लोग कह सकते हैं कि देवनागरी में लिखी हुई है, अधिकतर पांडुलिपि हम पढ़ लेंगे, पर पांडुलिपि देवनागरी में भी पढ़नी बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि पुरानी देवनागरी में और आज की देवनागरी में भी बहुत अंतर है। आप देखेंगे कुछ अक्षर तो अभी भी मिल जाते हैं, जैसे पुराना आ जो हम पा बना करके लिखते थे, उसमें 2-3 डंडे लगाते थे, तो वो आ अपने अब हम ऊ बना करके जो आ लिखते हैं वो चलता है। तो ऐसे ही और भी अक्षर हैं, रा बना करके 2 डंडे लगाते थे पुराने णा में, लेकिन आजकल हम लोग यू बना करके और 1 डंडा लगा के बनाते हैं। तो इस तरह से देवनागरी को भी पढ़ने के लिए चाहिए कि उस लिपि को भी पढ़ाते हैं। और हमने पाठ्यक्रम में प्राचीन देवनागरी भी रखा है, क्योंकि बिना उसको पांडुलिपि पढ़ना बहुत कठिन है। मात्राएं भी अलग अलग ढंग से हैं, क्योंकि जैसे रू में मात्रा लगती है कुछ अक्षरों में, उस तरह से पुराने ग्रंथों में लिखी हुई मिलती है पांडुलिपियों में। तो उन सब चीजों को भी समझना आवश्यक है, इसलिए प्राचीन देवनागरी भी पढ़वाइएगा आगे कार्यशाला होती है। और हम पाठ्यक्रम में रखते हैं डिप्लोमा में उसको भी, तो वो भी बहुत आवश्यक है। प्राचीन देवनागरी और जैन देवनागरी, जैन और प्राचीन दोनों लगभग मिलती है। इस तरह से लिपि ज्ञान का भी बहुत बड़ा महत्व है पांडुलिपियों को पढ़ने के लिए। तो यही बस मैं थोड़ा सा आपको इतना ही बताना था, बाकी अब चर्चा हम बाद में करेंगे। सभी और लोगों का भी कुछ आप उद्बोधन सुनेंगे, तो इसी के साथ मैं विराम करूँगा। सभी को धन्यवाद सर। पांडुलिपि सीखने के लिए या संपादन करने के लिए लिपि ज्ञान आवश्यक है, तथा पांडुलिपियों पर ही भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित है। यह आपने जो विचार यहाँ पर उपस्थित किए, निश्चित ही छात्रों में, शोधकर्ताओं में और जिनको भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना है, उनमें पांडुलिपियों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं ये विचार। और पांडुलिपियों से भरे हुए ज्ञान का भंडार आपने संक्षिप्त स्वरूप में हमारे समक्ष प्रतिपादित किया, इसलिए धन्यवाद महोदय। यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरू यांनी अध्यक्षीय उद्बोधन करावे अशी मी त्यांना विनंती करते। कम समय में हम लोग का निवेदन स्वीकार करके यहाँ उपस्थित हुए और डॉक्टर काली पुणे से डॉक्टर प्लीज जो भी हम लोग के निवेदन को स्वीकार करके आए हुए डॉक्टर सुदीन का हम डॉक्टर अंडाकर नागपुर और विश्वविद्यालय के परम पूजन गौरवकर गुरु जी नाम परिषद के संचालक महोदय अवस्थी जी, डॉक्टर देवांशु सचिव जी, प्रोफेसर पराग जोशी, संस्कृत विभाग के प्रमुख है और वर्तमान में कार्यवाहक संस्कृतेतर संकाय
इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर राजेंद्र जैन जी, समक्ष विद्यमान डॉक्टर अजय श्री बेसराम जी, अन्य विश्वविद्यालय के आचार्यगण, कर्मचारीगण और विशेष करके जो इस प्रशिक्षण को प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे बंधुजन, अभी जिसके विषय में आप पांडुलिपियों का ज्ञान करेंगे, लिपि विज्ञान आपको पढ़ाया जाएगा, अध्ययन कराया जाएगा, ये आपका सौभाग्य होगा। अभी डॉक्टर कृष्ण शर्मा से चर्चा कर रही, भविष्य में अभी जो हमारे डायरेक्टर साहब आने वाले हैं, अनिर्बन दास जी, जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के डायरेक्टर हैं, उनसे हम लोग ये प्रयास करेंगे कि पांडुलिपि विज्ञान पर 31 दिनों का पूर्व में यहाँ हो चुका है, एक कार्यशाला होता है जिसमें 31 दिन में आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कराने के लिए। जैसा कि पांडुलिपियों के विषय में हमें भी बहुत उत्सुकता थी, और जब 1993 में जम्मू में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का केंद्रीय विद्यापीठ जम्मू में परिसर होता था, जो शास्त्री नगर में था। चूंकि हम लोग का अभ्यास था 6 दिन अध्ययन करना, और वहाँ पर 5 दिन अध्ययन, 2 दिनों का शनिवार रविवार। तो हम प्रोफेसर ललित कुमार त्रिपाठी भारत भूषण के श्री थे, हम लोगों ने सोचा कि ये शनिवार का उपयोग कैसे किया जाए। तो वहाँ पर एक रघुनाथ मंदिर था, उस मंदिर में पुस्तकालय था, और वहाँ पर धनीन्द्र शास्त्री जी पुस्तकालय अध्यक्ष होते थे। तो संस्कृत के पांडुलिपियों कौन अध्ययन करे, कोई जाए तो उस बड़ा सम्मान करते रहे। हम लोग भी गए, सम्मान करना, भाई साहब आइए अध्ययन करिए। तो हम लोग क्या करते रहे कि वहाँ से पांडुलिपियों पर एक सुविधा थी कि वहाँ ट्रस्ट के माध्यम से करण सिंह के सुपुत्र ट्रस्ट के मालिक से उनका था कि एक पांडुलिपि का फोटो स्टेट कराइएगा तो 16 रुपये प्रति पेज लगेगा। और हम लोग को ये था कि पांडुलिपि कराने से इनका लाभ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पुस्तकालय अध्यक्ष हम लोग को पांडुलिपि दे देते रहे, जाइए जहाँ भी सस्ता पड़ेगा करवा कर ले जाकर वापस कर दीजिएगा। लेकिन हम लोग ये थी कि नियमित हो फोटो स्टेट कराना, ले जाकर वापस कर देगा। ऐसे अभी हमारे पास 100 के आसपास पांडुलिपि है, क्योंकि समय नहीं मिला कि संपादन कर पाए। तो ललित कुमार त्रिपाठी ने एक बहुत दुर्लभ व्याकरण की पांडुलिपि का संपादन किया, और हमारे द्वारा वहीं पर हरिराम तर्कालंकार एक बड़े नैयायिक हुए हैं, 90 न्यायिक, उनके 12 पांडुलिपियों का हमने संपादन किया, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से अनुदान से प्रकाशित कराया गया। और उसमें समस्या क्या होती है पांडुलिपि संपादन में, अभी डॉक्टर साहब बता ही रहे थे, बहुत अध्ययन पे जब उसको पढ़ते हैं तो जो सार्थक शब्द होना चाहिए शास्त्र का, निरर्थक शब्द कहीं आ गया। वही होता था कि जैसे कुछ नव्य न्याय का उद्भव हुआ क्या बंगाल में, नवद्वीप में, कुछ मिथिला में, तो पांडुलिपि मिथिला में बंग लिपि में लिखी हुई है। अब उसको जम्मू नरेश, जम्मू के राजा साहब को, रणवीर सिंह को इच्छा थी को पांडुलिपि हमारे यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ से लेखक को, विद्वान को वहाँ भेजते रहे, और विद्वान जा करके उसको जो बंग लिपि के जानकार होते थे, बंग लिपि से देवनागरी लिपि में स्थानांतरित करते रहे, लिख करके लाते रहे। उसमें क्या होता था कि कभी कभी कोई ऐसे विद्वान है, कोई शब्द उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे विद्वान यदि है तो प्रकारांतर से दूसरे शब्द उसमें लिख देते रहे। तो अब वो पाठ्यांतर उसको बोलते हैं। संपादन करने के लिए कम से कम 3 पांडुलिपि होना चाहिए, ये रूल है, यदि तभी शुद्ध पाठ होगा। कम से कम 3 पांडुलिपि होगी, उस पांडुलिपियों को अन्य अन्य पुस्तकालयों से लाया जाएगा। और कभी कभी होता है कुछ शब्द बैठते नहीं है, दूसरी पांडुलिपि जब लाते हैं तो सार्थक शब्द सिद्ध हो जाते हैं। तीनों को लेकर के एक मूल पाठ मूल में लिखा जाता है, सेकेंड और थर्ड, द्वितीय और तृतीय जो पाठ होता है उसको नीचे कुछ संकेत देकर के पाठांतर के रूप में दिया जाता है। क्योंकि आपने देखा कि बच्चा जहाँ की एक गुढ़ार्थ तत्वालोक है, व्युत्पत्ति बहुत अशुद्ध है जो भी छापा है, और केवल अंतर करिएगा तो विपरीत अर्थ होगा। तो उसमें यही है, पांडुलिपियों के संपादन की विशेषता यही होती है, शुद्ध पाठ पहले लिया जाए,
कुछ अशुद्ध पाठ है तो उसको नीचे दिया जाए, हो सकता है कि वो कोई दूसरा विद्वान उस अर्थ निकाल करके अच्छे अर्थ कर सके। इसलिए अन्य विद्वानों को जो अध्येता होता है उसको अध्ययन करने के लिए सेकंड और थर्ड पार्ट नीचे फुटनोट में दिया जाता है। और संपादन समीक्षात्मक जब संपादन करते हैं तो आपसे पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई, सेकंड पांडुलिपि की क्या विशेषता है, थर्ड की क्या विशेषता है, शुद्ध पाठ किसमें है, किसको आधार मान करके हम चले हैं, इस सबका विवरण भूमिका में देना पड़ता है। और आगे चलकर जहां पर भी कोडिंग आप करते हैं क ख ग, उसका भी संकेत संपादन के समय आपको देना पड़ता है। और कहाँ कहाँ समस्या हुई, क्या कहाँ समस्या नहीं हुई, हम संपादन की विधि क्या अपनाएं, इस सबका भूमिका में यदि देते हैं तो समीक्षात्मक संपादन कहा जाता है। कभी कभी ये होता है कि पांडुलिपियों में 10 पांडुलिपि आपको प्राप्त हो गई तो सबसे बढ़िया शुद्ध पाठ उसका होता है, लेकिन संपादन में बहुत समय लगता है। पुस्तक लेखन में कम समय लगेगा कि यदि व्यवस्थित संपादन किया जाए तो अभी भंडारकर इंस्टीट्यूट जो है उसकी पूरे भारतवर्ष में शायद महाभारत का वो संपादन किए हैं। तो महाभारत का तो जब हम लाल बहादुर में कोई परीक्षा हुई तो उसमें दिया गया था महाभारत का शुद्ध संस्करण कहाँ से निकला है, तो ये पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। इसलिए यदि कोई किसी पांडुलिपि का जो विद्वान यदि व्यवस्थित संपादन कर देता है तो पूरे भारतवर्ष में इसको जाना जाता है। जैसा कि अभी चूंकि हम लोग इसलिए बोलाए कि जब एक पांडुलिपि का हम संपादन कर रहे थे तो जो तत्व चिंतामण विदित प्रकाश सर्वकारणी, तो उसको वहाँ पर एक प्रकाशनाधिकारी है वो बंगाल की है, संघ मित्रा वसूल ने कहा कि कुछ पाठांतर हमें चाहिए उस वहाँ की पांडुलिपियों को, तो कहे कि कृतचंद शर्मा से जाकर संपर्क करिए। और वहाँ पर एक डिप्लोमा चलता है, उस डिप्लोमा को आप अध्ययन अध्यापन कराते हैं, एक विश्वविद्यालय में भी हम कार्यशाला कराए थे, वहाँ पर बहुत बढ़िया आपने उपस्थापन शानदार लिपि का किया था। तो हमारा सौभाग्य 3 दिग्गज विद्वान आए हैं, आपको लाभान्वित कराएंगे। और अभी देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति में जो 2020 आया उसमें एक अध्याय दिया है, किसी प्रकरण में कहा गया है कि भारत के पांडुलिपियों का संरक्षण संवर्धन करना नई शिक्षा नीति का परम कर्तव्य है, क्योंकि पांडुलिपियों में जो ज्ञान राशि है और ज्ञान राशि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाए कि भारत के सभी जो गांव में रहने वाले जनों को उसका ज्ञान हो सकता है कि उनके अनुकूल उससे कुछ तात्पर्य प्राप्त हो सके। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में जब एक IPS हम सेंटर खुलवाया, स्वयं इंटरव्यू देकर स्वयं लाए, वहाँ पर 40 लाख सबसे अधिक हमको धनराशि प्राप्त हुआ था, 40 लाख हो गए। तो वहाँ पर हमने देखा कि हमारे वहाँ पर 1 लाख मैन्युस्क्रिप्ट है। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय केवल मैन्युस्क्रिप्ट के लिए प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा सरस्वती भवन पुस्तकालय 150 वर्ष पुराना, अभी उसकी पांडुलिपि संख्या 1,10,000 थी, परंतु विश्वविद्यालय के कुछ लोगों की अव्यवस्था के कारण कोर्ट में गया, एक भादुड़ी ने 20,000 पांडुलिपि दी थी, करीब 15,000 पांडुलिपि दी थी, वो दान दे दी थी और उसको संरक्षण करने में करीब 2-4 लाख रुपया प्रतिवर्ष व्यय हुआ था, करोड़ों रुपये व्यय हुआ था संरक्षण में विश्वविद्यालय में। परंतु उसका पुत्र बड़ा होकर मुकदमा किया किसी कारणवश और 15,000 दिया तो 20,000 दुर्लभ पांडुलिपि ले लिया, दुर्भाग्य देश का, और उसको बेच रहा है। अभी जाइएगा तो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में इस पांडुलिपि पर यदि आपको यदि समीक्षात्मक संपादन करना है तो यदि सबसे पहले पूछते हैं कि किस विद्वान के अंतर्गत शोध कार्य आप कर रहे हैं, वो विद्वान और विश्वविद्यालय नहीं कर देता है तभी वो देते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं, उसको बेचते हैं लोग। तो हमने देखा कि कला पर करीब 60 मैन्युस्क्रिप्ट वहां पर विद्यमान है, कृषि विज्ञान पर 20-25 प्राचीन विद्वानों के द्वारा लिखित पांडुलिपियां हैं और हर विषयों की पांडुलिपियां हैं। और जो हमारा सौभाग्य है उस पर आप शोध कार्य कर सकते हैं। तो ये जो अभी जो आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे इसका उद्देश्य होगा कि शोध कार्य करिए। अभी देखिए एक आपको बहुत बड़ी चीज बताएंगे, हमारे अंदर एक लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में एक सच्चिदानंद स्नेह उस सर्वदर्शन में आचार्य किया, एक दुर्लभ नव्य न्याय की पांडुलिपियों के संपादन समीक्षात्मक संपादन के लिए हमने उसको विषय दे दिया। बहुत लोग कहते हैं कि नव्य न्याय का रिसर्च करके क्या करेगा, जब वो रिटर्न का आया केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में तो ये हुआ कि नव्य न्याय का संपादन किया, इसी आधार पर नव्य न्याय विभाग में उसकी नियुक्ति हो गई, तो संपादन का ये फल है।
आप दूसरे क्षेत्र के हैं, यदि आपके पास प्रतिभा है, बस शर्त एक ही चीज है कि उसके उस विषय के विशेषज्ञ गुरु से उसके पाठांतर के विषय में मूल जो पाठ है उसको आपको बैठ करके अध्ययन करना होगा। क्योंकि जहाँ यदि पांडुलिपि में अशुद्धता हुई तो पांडुलिपि का महत्व अस्थानत हो जाएगा। इसलिए आपको यदि हमारा जो अभी जो अध्ययन हो रहा है शारदा दुर्लभ लिपि है, अभी ब्राह्मी लिपि का अध्ययन आप करेंगे और ये आप प्रारंभिक है, यदि आप अध्ययन करके भविष्य में आपको इधर राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन से 21 दिन का प्रशिक्षण हो रहा है, होगा अवश्य। उसमें आपको इसके अनंतर आपको प्रशिक्षित कराया जाएगा और आप पांडुलिपि के विशेषज्ञ होंगे। विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विश्वविद्यालय में रखी पांडुलिपियों के जो मूल संपादन समीक्षा को अध्ययन कर सकते हैं। शब्दों के साथ हमारे जो तीनों विद्वान जो आए हैं, जो अभी अपने जो ज्ञान से आपको लाभान्वित करेंगे, एक विश्वविद्यालय में पांडुलिपि का प्रशिक्षण होगा और इसके लिए मंच पर विराजमान सभी विद्वानों को नमन करते हुए और आप सभी के प्रति शुभेच्छा प्रकट करते हुए वाणी को विराम दें।